रोग डिजीज़। रोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया जन्मजात रोग, दूसरा अधिग्रहित रोग। जन्मजात रोग, यह रोग जन्म से ही होते हैं जिसका कारण आनुवांशिक असमानताएं या चयापचय दोष या किसी अंग के ठीक ढंग से कार्य न करने के कारण होते हैं। यह रोग अस्थायी होते हैं जो आसानी से ठीक नहीं होते और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। दूसरा, अधिग्रहित रोग, यह वे रोग होते हैं जो जन्म के पश्चात उत्पन्न होते हैं, अधिग्रहित रोग कहलाते हैं। एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ अधिग्रहित रोगों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक कहा जाता है संक्रामक रोग, दूसरा कहा जाता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग कम्युनिकेबल डिजीज़ और इन्फेक्शियस डिजीज़, असंक्रामक रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब संक्रामक रोग को फिर से इनके फैलने के कारणों से दो प्रकार में बांटा गया है, एक प्रत्यक्ष संपर्क से, दूसरा अप्रत्यक्ष संपर्क से। आइए पहले संक्रामक रोग समझते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ और इन्फेक्शियस डिजीज़ किसे कहते हैं। यह रोग जैविक कारकों या रोगाणुओं के कारण फैलते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक आदि। यह रोगग्रस्त व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। संक्रामक रोग, यह रोगग्रस्त व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, इसलिए इन्हें फैलने वाले रोग इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहा जाता है। इन रोगों को भी इनके फैलने के कारणों से दो प्रकार में बांटा गया है, प्रत्यक्ष संपर्क कॉन्टेजियस बाय डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसके अंतर्गत निम्नलिखित रूप से रोग के फैलने की संभावना सीधे संपर्क से बनी रहती है। शरीर के सीधे संपर्क से, जैसे संक्रामक व्यक्ति को छूने से, शारीरिक संबंध बनाने से, चुंबन लेने से आदि। अप्रत्यक्ष संपर्क नॉन कंटेजियस बाय इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, अप्रत्यक्ष रूप से संक्रामक रोग के व्यक्ति के साथ संपर्क में आने के निम्नलिखित कारण हैं: छींकना, बलगम, हवा में संपर्क, हवा में संक्रामक बूंदों द्वारा जिसमें मुंह से निकलनी, छींकना, बलगम, हवा में संक्रामक बूंदों द्वारा जिसमें मुंह से निकली हुई बूंदें नाक में चली जाए, मुंह में चली जाए, आँख में चली जाए आदि। ऐसी बूंदें 3 से 6 फीट के अंदर की दूरी पर फैलती है, जैसे टेबल पर बैठकर बात करने से, दरवाज़ा खटखटाने से, फ़ोन पर बात करने से, दूसरे के जुराब पहनने से, दूसरे के तौलिया प्रयोग करने से, दूसरे का साबुन इस्तेमाल करने से। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क से चिकन पॉक्स, सर्दी, जुकाम, आँख का आना, हेपेटाइटिस ए तथा बी आदि बीमारी फैलती है। असंक्रामक रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यह वे रोग हैं जो फैलते नहीं हैं। यह रोगग्रस्त व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते। इनके अन्य कारण होते हैं, जैसे कि पोषक तत्वों की कमी के कारण, चयापचय संबंधी रोग, अपस्कृत कैंसर रोग, चयापचय एलर्जी रोग, चोट। मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जितने भी होते हैं उनमें बीमारी होने का ये सारा कारण है। एक बात और याद रखिए कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग जो है अधिग्रहित रोग है, जो कि जन्म के पश्चात उत्पन्न होता है। कुछ डिजीज़ के बारे में डिटेल्स है, उसको पढ़ लीजिए क्योंकि आगे चल के यह भी काम देगा आपको। जैसे कि प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारियों के बारे में समझिए, जैसे कि यहाँ ध्यान से समझिए, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, ये पांचों बीमारी प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया अगर किसी को हो गया तो उसका प्रभावित अंग है तिल्ली, आरबीसी। पायरिया हो गया तो मसूड़ा, सोने की बीमारी से मस्तिष्क, पेचिस से आंत, कालाजार से अस्थि मज्जा, ये सारे प्रभावित अंग हैं। अब देखिए कौन कौन से परजीवी हैं जिनकी वजह से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हो जाता है, पायरिया एंटी अमीबा जिंजेवैलिस, पेचिस एंटी अमीबा हिस्टोलिका।
सोने की बीमारी टिप्नेसोमा की वजह से, कालाजार, लिस्मानिया, डोनोवानी की वजह से होता है। मलेरिया का वाहक मच्छर जो है वो है मादा एनाफिलीज, और सोने की बीमारी का वाहक मच्छर है सीसी मक्खी, और कालाजार का वाहक मच्छर है ब्लू मक्खी। तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। अब इसके बाद सीधे वायरस के बारे में पढ़िए। वायरस से होने वाली बीमारी जैसे कि एड्स, डेंगू ज्वर जिसे पित्त ज्वर भी कहते हैं, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलसोद, खसरा, ट्रैकोमा, हेपेटाइटिस या पीलिया। देखिए, पित्त ज्वर, डेंगू ज्वर एक हो गया, और पीलिया हेपेटाइटिस एक हो गया। रेबीज, मेनिनजाइटिस, हर्पीज। देखिए, एड्स HIV बीमारी से होता है, HIV विषाणु से, पित्त ज्वर, डेंगू ज्वर अरबो वायरस से, पोलियो वायरस से, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस से, चेचक वेरियोला वायरस से, छोटी माता वेरिसेला वायरस से, गलसोद का नहीं दिया हुआ है, खसरा मोरबिल्ली वायरस से, और रेबीज रेब्डो वायरस से, हर्पीज वायरस से। एड्स हो जाने से WBC प्रभावित हो जाता है। डेंगू पित्त ज्वर होने से पूरा शरीर, खासकर सिर, आँख एवं जोड़ में समस्या। पोलियो होने से पूरे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा पूरे शरीर, चेचक छोटी माता पूरे शरीर पर प्रभाव देता है। गलसोद पैराथायराइड ग्रंथि में को प्रभावित करता है। खसरा संपूर्ण शरीर, ट्रैकोमा आँख, हेपेटाइटिस लीवर में हो जाता है, लीवर को प्रभावित करता है। रेबीज तंत्रिका तंत्र, मेनिनजाइटिस मस्तिष्क, हर्पीज त्वचा। तो कुल मिला के ये सारे वायरस हैं जिनको याद कर लीजिए। एड्स का फुल फॉर्म हो जाता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब जो बच जाता है वो ये सारा है बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी, जैसे कि टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड, गोनोरिया, सिफिलिस। टिटनेस हो जाने से तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, हैजा हो जाने से पेट, टाइफाइड होने से पेट, क्षय रोग होने से फेफड़ा, डिप्थीरिया होने से श्वास नली, प्लेग हो जाने से फेफड़ा, काली खांसी होने से श्वसन तंत्र, निमोनिया होने से फेफड़ा, कोड होने से तंत्रिका तंत्र त्वचा, गोनोरिया होने से मूत्र मार्ग, सिफिलिस होने से शीशन। देखिए, टिटनेस जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उन सभी बैक्टीरिया का नाम पढ़िए। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से, टाइफाइड सालोमेना टाइफाइड की वजह से, क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस की वजह से, डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से, निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी की वजह से, कोढ़ माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से, गोनोरियाई नाइसेरियाई गोनोरियाई की वजह से, हैजा विब्रियो कॉलरी की वजह से, प्लेग पास्चुरेला पेटिस की वजह से, काली खांसी हीमोफिल्स पर्ट्यूसिस की वजह से, सिफिलिस टेपोनमा पैलिडम की वजह से। तो ये सारा बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, तो इन सभी को एक बार जरूर याद रखें। संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज, जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, कम्युनिकेबल डिजीज दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से फैलते हैं, एक प्रत्यक्ष संपर्क से, दूसरा अप्रत्यक्ष संपर्क से। तो यहाँ समझते हैं कि संक्रामक रोग के बारे में, बाहरी कारक जिनके द्वारा फैलते हैं। संक्रामक वैसे रोग जो बाहरी कारक द्वारा रोग फैलते हैं। सबसे पहले हवा के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, कीट के द्वारा। संक्रामक रोग कम्युनिकेबल डिजीज का वो कारक जो रोग फैलाता है, वो बाहरी कारक जो रोग फैलाता है, जिनमें ये चार है, हवा, जल, भोजन, कीट।
उपरोक्त के आधार पर कहा जा सकता है कि एक दूसरे से फैलने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहा जाता है। एक दूसरे से फैलने वाले रोग को संक्रामक रोग कहा जाता है। फैलने के कारण ऊपर बताए गए हैं। यह संक्रामक जीवाणु, विषाणु, परजीवी आदि के कारण फैलते हैं। संक्रामक रोगों को लेखक द्वारा जीवाणु, विषाणु, परजीवी आदि के आधार पर निम्न रूप से प्रदर्शित किया गया है। अब समझते हैं जीवाणु जनित कौन कौन से रोग हैं। अब यहाँ पर हम समझ गए कि संक्रामक रोग जो है जिसका बाहरी कुछ कारण है, बाहरी कारक है जिसके द्वारा रोग फैलते हैं। बाहरी कारक कौन सा है? जैसे हवा के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, कीट के द्वारा। अब यहाँ समझते हैं कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से बहुत सारे संक्रामक रोग होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से। आइए शुरुआत करते हैं। बैक्टीरियल डिजीज। निमोनिया बीमारी डिप्लोकोकस निमोनी के कारण होता है। इससे प्रभावित अंग फेफड़ा है। सिस्टम, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। लक्षण क्या है? फेफड़ों में संक्रमण, फेफड़ों में जल भर जाना, ज्वर, सांस लेने में पीड़ा, बेहोशी आदि। कारक क्या है? हवा। दूसरा निमोनिया हो गया डिप्लोकोकस निमोनी। टिटनस जिसको धनुष्टंकार रोग कहते हैं, जिसको धनुष्टंकार रोग कहते हैं, जिसका जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इससे प्रभावित तंत्र है तंत्रिका तंत्र। प्रभावित अंग है पूरा शरीर, मांसपेशी। टिटनस हो जाएगा तब पूरा शरीर, मांसपेशी प्रभावित हो जाएगा। लक्षण है शरीर में झटका, बेहोशी, पसीना आना, मांसपेशी अकड़ जाना, उच्च रक्तदाब तथा जबड़े बंद हो जाते हैं। कारक क्या है? धूल व गंदगी, डस्ट। कुल मिला के एयर ही हुआ। बॉटुलिज्म, फूड पॉइजनिंग जिसको भी कहते हैं। इससे प्रभावित अंग कौन सा है? जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। प्रभावित तंत्र है पाचन तंत्र। प्रभावित अंग है आंत, इंटेस्टाइन। लक्षण है उल्टी आना, दोहरी दृष्टि। कारक है भोजन। 4 मियादी बुखार, मोतीझरा, जिसे टाइफाइड फीवर के नाम से जानते हैं। देखिए मियादी बुखार जो है वह जीवाणु सालेमना टाइफाई तथा एबस्थेला टाइफाई के कारण होता है। प्रभावित अंग है टाइफाइड में पाचन तंत्र प्रभावित हो जाता है। प्रभावित अंग इंटेस्टाइन प्रभावित हो जाता है। लक्षण ज्वर, दुर्बलता, आंतों में छेद आदि। कारक है भोजन, फूड व वाटर, जल। टाइफाइड का मेन कारक है फैलने का कारण भोजन और जल है। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, जिसे हैंसेन डिजीज के भी नाम से जानते हैं। देखिए लेप्रोसी, हैंसेन डिजीज जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु की वजह से होता है। इससे प्रभावित अंग है त्वचा, मेरिफेरल तंत्रिका, म्यूकस मेम्ब्रेन। देखिए लक्षण क्या है कुष्ठ रोग लेप्रोसी का? गांठ बन जाना, हाथ तथा पैर की उंगलियों के ऊतकों का नष्ट होना। कारक क्या है? प्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से लेप्रोसी हो जाता है। क्षय रोग, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस होने का जो जीवाणु है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी में प्रभावित तंत्र है श्वसन तंत्र। जिसको टीबी हो जाता है उसके श्वसन तंत्र में प्रभाव बहुत पड़ता है। प्रभावित अंग है सीधी सी बात फेफड़ा। लक्षण है
ज्वर, खांसी, थूक में रक्त, श्वास फूलना, बलगम आना। कारक है ट्यूबरकुलोसिस का एयर, हवा। हैजा, हैजा को इंग्लिश में क्लोरा कहते हैं, क्लोरा। हैजा क्लोरा बीमारी में जीवाणु जो है उसका नाम है विब्रियो कॉलरी। प्रभावित अंग है पाचन तंत्र, प्रभावित तंत्र है पाचन तंत्र। जिसको क्लोरा होता है उसका पाचन तंत्र खराब हो जाता है। प्रभावित अंग हो गया इंटेस्टाइन और आहार नाल। लक्षण हो गया उल्टी, दस्त, निर्जलीकरण। यह बीमारी का लगभग संभ्रांत काल 1 से लेकर 6 दिन तक रहता है क्लोरा का, हैजा का। कारक है हैजा होने का मेन कारण जो होता है भोजन व पानी के द्वारा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को रोहिणी बीमारी के भी नाम से जानते हैं। इसमें जीवाणु कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थेरी की वजह से होता है। प्रभावित तंत्र है श्वसन तंत्र। प्रभावित अंग है श्वास नली। जिसको डिप्थीरिया हो जाएगा उसका श्वास नली में समस्या हो जाएगा। लक्षण तीव्र ज्वर, सांस लेने में पीड़ा, दम घुटना। संभ्रांत काल है 2 से 6 दिन। कारक है डायरेक्ट कांटेक्ट। इसके लिए चिकित्सक द्वारा सीक टेस्ट किया जाता है। सीक बोलिए या सीक टेस्ट बोलिए। 9. काली खांसी या कुकुर खांसी, वोपिंग कफ या इसको पर्ट्यूसिस के नाम से समझिए। काली खांसी, पर्ट्यूसिस। जीवाणु बोर्टेला पर्ट्यूसिस की वजह से होता है काली खांसी। प्रभावित तंत्र है श्वसन तंत्र। प्रभावित अंग है श्वास नली। लक्षण है खांसी व खांसी के साथ बलगम, सांस लेते वक्त हूँ की आवाज़ आना, पसलियों में दर्द रहना, अत्यधिक थकान महसूस करना, जुखाम, नाक बहना और हल्का बुखार। संभ्रांत काल है 1 से 2 सप्ताह। कारक है हवा। इसके लिए डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस के टीके लगाए जाते हैं। विशेषकर इसके टीके का नाम पर्ट्यूसिस वैक्सीन है। पहला टीका 6 से 8 सप्ताह के मध्य तथा पूरे 4 टीके 2 वर्ष के अंदर लगते हैं। सिफिलिस, उनदंस। सिफिलिस यह रोग एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के श्रेणी में आता है। सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम की वजह से होता है। प्रभावित तंत्र तंत्रिका तंत्र है। प्रभावित अंग जनन अंग व मस्तिष्क है। लक्षण है जननांगों पर चकत्ते, लकवा, त्वचा पर दाने, बालों का झरना आदि। कारक है प्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्ट कांटेक्ट। प्लेग होने का मेन कारण है उस जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेटिस। प्रभावित अंग है कांख, फेफड़े, लाल रक्त कोशिकाएं। लक्षण है तीव्र ज्वर, कांखों में गिल्टी, बेहोशी। देखिए प्लेग का मेन जीवाणु जो है उसका नाम है पास्चुरेला पेटिस। प्रभावित अंग है कांख, फेफड़ा। लक्षण है तीव्र ज्वर, कांखों में गिल्टी, बेहोशी। कारक कीट हो गया, चूहे हो गया, छींकने के द्वारा, अप्रत्यक्ष संपर्क द्वारा जल व भोजन। संभ्रांत काल 2 से 6 सप्ताह है। मेनिनजाइटिस को सेरिब्रोस्पाइनल फीवर भी कहते हैं। मेनिनजाइटिस नामक बीमारी जीवाणु या विषाणु दोनों से फैलती है। बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस का उपचार एंटीबायोटिक से संभव है, मगर वायरल मेनिनजाइटिस
का उपचार दवाइयों से नहीं हो पाता। इसके लिए आराम, अंधेरापन, शांति आदि लाभदायक होते हैं। मेनिंजाइटिस होने का वजह जो जीवाणु है उसका नाम है निसेरिया मेनिंजाइटिस। प्रभावित अंग है मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली जिसे मेनिन कहा जाता है, और प्रभावित तंत्र है नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड। लक्षण है तीव्र ज्वर, सिर दर्द, उल्टी, नाक बहना, गर्दन का अकड़ना, मस्तिष्क की झिल्ली, मेनिन में सूजन। कारक है मेनिंजाइटिस का कारक है हवा। संभ्रांत काल 2 से 10 दिन का होता है। गोनोरिया या फिर सुजाक, यह रोग एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की श्रेणी में आता है। जीवाणु नाइसेरियाई गोनोराई की वजह से होता है। प्रभावित तंत्र है प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रभावित अंग है मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। लक्षण मूत्र मार्ग में सूजन, आंखों में परेशानी, गले में परेशानी आदि। इस रोग से महिलाओं के श्रोणि पैल्विक ग्रिड में सूजन आ जाती है। नोट: ट्राइकोमोनेस गोम्बियम परजीवी से कारक डायरेक्ट कांटेक्ट है। अब आइए पढ़ते हैं वायरल डिजीज, विषाणु जनित रोग। गलसुआ, मम्प्स, एपिडेमिक पर्टोसिस। विषाणु वायरस, मम्प्स वायरस की वजह से होता है। आरएनए वायरस, मिक्सो वायरस, पैरामिक्सो विगडे रूबुला वायरस, इनकी वजह से होता है। गलसुआ का प्रभावित तंत्र जो है वह है ग्लैंडुलर सिस्टम, ग्रंथीय तंत्र। प्रभावित अंग है पैराथायराइड ग्रंथि में सूजन, अंगनाशय में सूजन, वृषण में सूजन और लार ग्रंथि में सूजन। मम्प्स जब आएगा तो ये सारे अंग प्रभावित हो जाएंगे। लक्षण है बुखार, उल्टी, सिर दर्द, गले में सूजन, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। कारक है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट। संभ्रांत काल 2 से 3 सप्ताह रहता है। सामान्यतः यह 5 से 9 वर्ष के बच्चों में अधिक होता है। प्रतिश्याम श्लेष्मा ज्वर, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा फ्लू। विषाणु मिक्सोवायरस की वजह से होता है, ऑर्थोमिक्सोविरिडे की वजह से होता है, ऑर्थोमिक्सोवायरस की वजह से होता है इन्फ्लुएंजा। इस वायरस की 3 उपजाति है, टाइप ए, बी, सी। इन्फ्लुएंजा प्रतिश्याम श्लेष्मा ज्वर होने से प्रभावित तंत्र श्वसन तंत्र। दूसरा प्रभावित अंग श्वास नली। लक्षण है ज्वर, अधिक छींक आना, त्वचा में खड़ास, आँख व नाक से द्रव बहना, भूख न लगना आदि। कारक है डायरेक्ट कांटेक्ट या प्रत्यक्ष संपर्क में हवा। संभ्रांत काल है 18 से 72। तो इन्फ्लुएंजा ये जो फ्लू है उसका मेन वायरस हो गया मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा का। हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिए। रेबीज, जिसे अलर्क रोग भी कहते हैं और जलांतक रोग भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया, रेबीज को हाइड्रोफोबिया के भी नाम से जानते हैं। विषाणु कौन सा है? विषाणु है रेब्डोवायरस। प्रभावित तंत्र है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। लक्षण है जल से डर लगना, ज्वर, सांस लेने में परेशानी, भ्रम होना, कभी कभी होश खो जाना। कारक है बिना टीका लगे रैबीज ग्रस्त जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, बंदर आदि से काट लेने से।
संभ्रांत काल है 10 दिन से कई वर्ष तक। खसरा, मिजल्स, खसरा। खसरा विषाणु आरएनए पैरामिक्सोवायरस रूबेला मोरविल्ली वायरस की वजह से होता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं खसरा, खसरा होने का मेन कारण है रूबेला मोरविल्ली वायरस। यह बच्चों में पाया जाता है। यह रोग बच्चों में पाया जाता है। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर है। लक्षण है शरीर पर लाल लाल दाने आ जाना। इन्हीं लाल दानों को रूबेला भी कहते हैं। कारक प्रत्यक्ष संपर्क डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। संभ्रांत काल 7 से 14 दिन है। चेचक स्मॉल पॉक्स, चेचक विषाणु वेरियोला वायरस से होता है। प्रभावित अंग है त्वचा व संपूर्ण शरीर। लक्षण है पहले 1 से 8 दिनों में सिर दर्द, तेज बुखार व उल्टी। अगले 8 से 9 दिनों में चेहरे व शरीर पर लाल दाने। उसके अगले 7 से 10 दिनों में दोनों के ऊपर छाल का गिरना व वहां हमेशा के लिए निशान का बनना। स्मॉल पॉक्स के छोटे रूप को एल्स्ट्रीम कहते हैं। इसके वायरस का नाम वेरियोला माइनर कहते हैं। इसमें ज्वर व संपूर्ण शरीर पर फफोले पड़ते हैं। कारक है डायरेक्ट कांटेक्ट। तो स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरियोला वायरस। पोलियो, पोलियो होने का मेन विषाणु है आरएनए वायरस पिकोरोना वायरस समूह। या पोलियो होने का एक और मेन कारण है जिसका खुद नाम है वायरस पोलियो। प्रभावित अंग है हाथ पैर। प्रभावित अंग है नर्वस सिस्टम। लक्षण है हाथ व पैर में लकवा। कारक है हवा। यह हवा के माध्यम से मलमूत्र द्वारा फैलता है, जिसमें पोलियो ग्रस्त रोगी के मलमूत्र से वायरस फैलता है। इसकी जांच के लिए मल या रक्त को ही लिया जाता है। इसके अन्य कारकों में भोजन, जल इत्यादि हैं। संभ्रांत काल 3 से 35 दिन है। हर्पीज, हर्पीज विषाणु डीएनए हर्पीज वायरस की वजह से होता है। यह बीमारी 2 प्रकार की होती है। हर्पीज सिम्प्लेक्स, हर्पीज सिम्प्लेक्स ठंडा संक्रामक रोग हो गया यह। दूसरा दाद छाजन हर्पीज जोस्टर, हर्पीज जोस्टर या सिंगल। इस रोग में श्लेष्मकला कंजक्टिवा मुंह व मूत्रमार्ग में सूजन आ जाता है। देखिए हर्पीज को 2 प्रकार में डिवाइड किया गया। हर्पीज सिम्प्लेक्स, दूसरा हर्पीज जोस्टर। प्रभावित अंग है हर्पीज में त्वचा या कंजक्टिवा प्रभावित हो जाता है। लक्षण ज्वर, फोड़े व चमड़ी में जलन। कारक है डायरेक्ट कांटेक्ट और हवा अप्रत्यक्ष स्पर्श। संभ्रांत काल है 11 से 18 दिन। ट्रैकोमा या रोहे, ट्रैकोमा गंभीर कंजक्टिवाइटिस को ट्रैकोमा कहते हैं। ट्रैकोमा विषाणु कैलेमेडिया ट्रैकोमेटिस की वजह से होता है। प्रभावित अंग आँख, कॉर्निया तथा कंजक्टिवा होता है। लक्षण आँख लाल व आँखों में दर्द होना। कारक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क। संभ्रांत काल 5 से 12 दिन। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। डेंगू अरबो वायरस की वजह से होता है। प्रभावित अंग है मांसपेशी व जोड़। लक्षण है ज्वर, संपूर्ण शरीर में दर्द, जोड़, आंखों में पानी का आना। कारक है मच्छर। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम
विषाणु HIV की वजह से ही एड्स होता है, HIV वायरस की वजह से, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, रेट्रो वायरस की वजह से होता है। एड्स का प्रभावित तंत्र है इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। लक्षण है अब इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट हो जाना, बुखार का न रुकना, वजन में कमी आना, गले में गिल्टी का होना आदि। एड्स डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। छोटी माता, चिकन पॉक्स, अभी आपने कुछ देर पहले ही पढ़ा है कि स्मॉल पॉक्स होने का कारण होता है वेरियोला वायरस। स्मॉल पॉक्स होने का कारण होता है वेरियोला वायरस, और यहाँ पर चिकन पॉक्स के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आपने पढ़ा, स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरियोला वायरस, और छोटी माता चिकन पॉक्स होने का कारण है वेरिसेला वायरस। वेरिसेला जोस्टर, हर्पस वायरस, B2 वायरस। लक्षण है संपूर्ण शरीर पर छोटे छोटे छाले हो जाते हैं जिसमें खुजली अधिक होती है। प्रतिकार ज्वर, यह रोग 10 वर्ष तक के बच्चों में ज़्यादा होता है। चिकन पॉक्स। प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर की त्वचा। संभ्रांत काल है 11 से 18 दिन। कारक है डायरेक्ट कांटेक्ट। अब यहाँ पर पढ़िए पीलिया, जॉन्डिस के विषय में। पीलिया मतलब जॉन्डिस, मतलब हेपेटाइटिस। इस रोग में त्वचा व आंखें पीली हो जाती हैं। यह यकृत लीवर से संबंधित रोग है। जॉन्डिस 3 प्रकार का होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इस रोग में पित्त बाइल आंतों में नहीं पहुंच पाता। पित्त नली बाइल डक्ट में अवरोध के कारण या पित्ताशय गॉल ब्लैडर में पथरी स्टोन के कारण इसे कोस्टाइसिस भी कहते हैं। इसमें मूत्र गाढ़ा, मल काला और मरीज उत्तेजित हो जाता है। यह हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। दूसरा हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, यह लीवर के कोशिकाओं का रोग होता है। तीसरा प्रकार का जॉन्डिस जिसे हम हीमोलाइटिस जॉन्डिस कहते हैं। हीमोलाइटिस, यह रक्त में RBC की कमी से होता है। इसे इक्टेरस भी कहते हैं। तो 3 प्रकार के जॉन्डिस हो गए, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, हीमोलाइटिस जॉन्डिस। अच्छा, हीमोलाइटिस जॉन्डिस में यह समझ लीजिए कि RBC की कमी हो जाती है, इसे इक्टेरस भी कहते हैं। इसमें रक्त में पित्त बाइल की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में बाइल की मात्रा बढ़ जाती है, पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। हेपेटाइटिस से संबंधित विषाणु मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हेपेटाइटिस से संबंधित विषाणु मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। इनके अलावा 2 विषाणु और भी होते हैं, हेपेटाइटिस F तथा G, जिन पर आज भी खोज चल रही है। उपरोक्त हेपेटाइटिस के विषाणुओं के विवरण निम्नलिखित हैं। हेपेटाइटिस A विषाणु। हेपेटाइटिस A विषाणु को पिकोरना विरिडे भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस A यकृत शोथ A, यह एक बाहरी कारकों द्वारा फैलने वाला रोग, इन्फेक्शियस डिजीज है जिससे यकृत लीवर ग्रस्त होता है। इस रोग से लीवर के फेल होने की खतरा बनी रहती है। लक्षण क्या है? नाक बहना, उल्टी, दस्त, बुखार, पेट में दर्द। संभ्रांत काल है 2 से 8 सप्ताह। इस रोग की 10 से 15% संभावना 6 महीने के अंदर पुनः होने की बनी रहती है। कारक: भोजन जिसमें सब्जियां, अन्य भोज्य पदार्थ, फूले हुए चावल आदि। हेपेटाइटिस A के टीके का नाम हेपेटाइटिस A वैक्सीन है। यह वैक्सीन हेपेटाइटिस A वायरस के मरे हुए भाग से बनाया जाता है। इसका पहला वैक्सीन मोरिस हिलमैन
ने बनाया था, मॉरिस हिलमैन ने बनाया था। इसके वैक्सीन दो प्रकार के हैं, एक जिसमें हेपेटाइटिस ए के वायरस अक्रियाशील रहते हैं और दूसरे जीवित व क्रियाशील वायरस रहते हैं। दोनों ही प्रकार के वैक्सीन प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावशील बनाते हैं। उदाहरण, हेपेटाइटिस ए वायरस के वैक्सीन का नाम ऑक्सिन, हैवरिस, हिलिव आदि भी है। यह वैक्सीन हेपेटाइटिस ए व हेपेटाइटिस बी दोनों में कार्य करता है। हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वायरस मनुष्य के साथ बंदरों की प्रजाति के लीवर को भी संक्रमित करता है, जिसमें लीवर में सूजन और जलन पैदा होती है। इसे अन्य नाम सीरम हेपेटाइटिस से भी जाना जाता है, बी को। हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वायरस मनुष्य के साथ साथ बंदरों की प्रजाति के लीवर को भी संक्रमित करता है, जिसमें लीवर में सूजन और जलन पैदा होती है। इसे अन्य नाम सीरम हेपेटाइटिस से भी जाना जाता है। विश्व की जनसंख्या में 1/3 लोग 2 अरब से अधिक हेपेटाइटिस बी के वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इस रोग में हेपेटाइटिस बी वायरस लीवर की कोशिकाओं में जमा हो जाते हैं, जो लीवर के कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस का संचरण संक्रामित रक्त या शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आ जाने से होता है। हेपेटाइटिस बी के कारण लिवर कैंसर और किरोसिस, पेट का बड़ा होने की संभावना बनी रहती है। यह रोग ठीक होने के 20 से 30 साल के पश्चात भी लीवर को विकृत कर सकता है। इसकी रोकथाम के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के टीके लगाए जाते हैं। इस वैक्सीन पर प्रोटीन तथा हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन HBsAg का आवरण चढ़ा रहता है। पहला टीका 1 महीने के बाद, दूसरा व तीसरा टीका पहले के 6 महीने के बाद। लक्षण क्या है हेपेटाइटिस बी का? लीवर में सूजन व जलन, उल्टी, भूख न लगना, सिर में दर्द, जी मिचलाना, बुखार, गहरा मूत्र। संभ्रांत काल है 1 सप्ताह। हेपेटाइटिस सी के वायरस को हेपेटाइटिस सी वायरस कहा जाता है। इसका संक्रमण बहुत ही कम होता है। अगर संक्रमण हो जाए तो लीवर ग्रसित हो जाता है, जो अनंत नामक रोग का रूप ले लेता है, जिसके कारण लीवर कैंसर, लीवर फेल होने की संभावना बनी रहती है। लक्षण: लीवर कैंसर, बुखार, पेट दर्द, भूख न आना आदि। मांसपेशी व जोड़ों में दर्द। 10% से 50% लोग बिना उपचार के ठीक हो जाते हैं। हेपेटाइटिस डी। इसे हेपेटाइटिस डी वायरस भी कहा जाता है, जिसमें हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस के नाम से इसे जाना जाता है। इस वायरस की उत्पत्ति RNA वायरस से होती है। हेपेटाइटिस डी का विषाणु तभी फैलता है जब रोगी को हेपेटाइटिस बी या सी संक्रमण हो चुका हो। लक्षण: लीवर कैंसर, बुखार, पेट में दर्द, भूख न लगना आदि। हेपेटाइटिस ई। इसका वायरस हेपेटाइटिस ई वायरस है। इसके द्वारा लीवर में जलन व सूजन होती है। यह वायरस छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, लिम्फ नोड, लसिका आदि में पाया जाता है। लक्षण: थकान, नाक का बहना, बुखार, पेट का दर्द कारक। इस वायरस से संबंधित रोग बहुत ही कम मात्रा में फैलता है। यह वायरस जो है, इस वायरस से संबंधित रोग बहुत ही कम मात्रा में फैलता है। हेपेटाइटिस एफ। यह एक नया खोजा गया हेपेटाइटिस वायरस है। इसे टोगा वायरस, एफ को टोगा वायरस के नाम से भी जाना जाता है। यह वायरस हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई के रोगी को छोड़कर अन्य के मल से उत्पन्न होता है। हेपेटाइटिस जी। यह भी एक नया खोजा गया हेपेटाइटिस वायरस है। यह वायरस का संबंध हेपेटाइटिस सी से नहीं है।
जी का संबंध सी से नहीं है। संभ्रांत काल 10 से 50 दिन। सर्दी या जुकाम, सर्दी या जुकाम होने का कारण भी विषाणु है, वायरस है। राइनो वायरस की वजह से, राइनो वायरस की वजह से सर्दी जुकाम होता है। प्रभावित तंत्र श्वसन तंत्र, लक्षण नाक से पानी आना, सिर दर्द होना, कारक वायु है। रूबेला, रूबेला का दूसरा नाम जर्मन खसरा है। रूबेला टोगा वायरस की वजह से होता है। प्रभावित तंत्र श्वसन तंत्र है। लक्षण गला में सूजन व सूखापन, चेहरे पर गुलाबी दाने का होना। संभ्रांत काल 2 से 3 सप्ताह। कारक प्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। पित्त ज्वर, पित्त जोआ, जिसे येलो फीवर के नाम से जानते हैं। येलो फीवर, पित्त ज्वर एक अलग बीमारी है और पीलिया एक अलग बीमारी है। तो पित्त ज्वर, येलो फीवर को अलग रखिए। यहाँ पर समझिए, येलो फीवर पित्त ज्वर के मामले में वायरस जो है वह है फ्लेविवायरस फोब्रिकस। यह विषाणु जंगली जानवरों के शरीर से मच्छरों द्वारा मनुष्य में आते हैं। यह विषाणु जंगली जानवरों के शरीर से मच्छरों द्वारा मनुष्य में आते हैं, जिसमें चेहरा सूज जाता है, वह त्वचा शुष्क हो जाती है। इस मच्छर का नाम एडिस एजिप्टी है। इस मच्छर का नाम एडिस एजिप्टी है। लक्षण सिर दर्द, कमर व हाथ पैर में दर्द, बुखार, उल्टी, कब्ज, मूत्र न आना। प्रभावित अंग मांसपेशी व जोड़। कारक कीट या मच्छर है। संभ्रांत काल 3 से 6 दिन है। अब आइए पढ़ते हैं फंगल डिजीज, कवक से होने वाले रोग। छाले, ब्लिस्टर, थ्रस ब्लिस्टर। देखिए, यह जो फंगस है जिसे बोलते हैं एस्परजिलस फ्लेवस फ्यूमिगेटस, इन फंगसों की वजह से ब्लिस्टर, छाले होते हैं। दूसरा, एथलीट फुट, एथलीट फुट, इसमें हाथ या पैर की चमड़ी, इसे पंजे का रिंग वॉर्म भी कहा जाता है। एथलीट फुट, इसमें अन्य नाम टीनिया पैडम, मोकेसिन फुट भी है। कवक, देखिए एथलीट फुट होने का जो फंगस है उसका नाम है ट्राइकोफाइटॉन। दाद, रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म होने का कारण है, अच्छा पहले इसको समझिए, इसे टीनिया या डर्मेटोफाइटोसिस के नाम से भी जाना जाता है। दाद रिंगवॉर्म को। प्रभावित अंग त्वचा है। फंगस माइक्रोस्पोरम व ट्राइकोफाइटन की वजह से होता है। खाज, स्कैबीज, खाज यह संपर्क वाला रोग है। इसे सेवियन ईयर इच के नाम से भी जाना जाता है, स्कैबीज, खाज को। प्रभावित अंग है त्वचा। कवक एस्केरस स्कैबीज तथा सार्कोपिस स्कैबीज फंगस की वजह से खाज होता है। दम्मा, अस्थमा, अस्थमा, इस रोग में श्वास नलियों में सूजन, ऐंठन या अकड़न आ जाती है, जिसके कारण श्वास लेने में दिक्कत आती है। इसके उपचार हेतु रोगी कोर्टिकोस्टेरॉइड नामक औषधि का उपयोग करता है। देखिए, दम्मा में प्रभावित अंग है फेफड़ा व श्वास नली, और जो फंगस है जिसकी वजह से होता है उसका नाम है एस्परजिलस एल्टरनीरिया, क्लेडोस्पोरियम, पेनिसिलियम, फ्यूमीमेटस। इनकी वजह से अस्थमा होता है। गंजापन, देखिए इसे एलोपेशिया के नाम से भी जानते हैं। ये रोग वंशानुक्रम से जुड़ा हुआ है। एलोपेशिया वंशानुक्रम से जुड़ा हुआ है। गंजापन फंगस टीनिया कैपिटिस की वजह से होता है। प्रभावित अंग सिर की ग्रंथि है, इसमें बाल झड़ने लगते हैं। एस्परजिलोसिस, एस्परजिलोसिस फंगस एस्परजिलस फ्लेवस की वजह से होता है तथा
एस्परजिलस फ्यूमिगेटस की वजह से होता है। प्रभावित अंग है कान, आँख, नाक, फेफड़ा। क्रिप्टोकोकोसिस। फंगस लाइपोमाइसस की वजह से, नियोफॉर्मेंस की वजह से होता है। प्रभावित अंग है स्नायु तंत्र। परागज ज्वर, हे फीवर। हे फीवर जिस फंगस से होता है उसका नाम है अल्टरनेरिया हेलिंथोस्पोरियम तथा ट्राइकोडर्मा। प्रभावित अंग है समस्त शरीर। परजीवी प्रोटोजोआ। मलेरिया। मलेरिया यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। लक्षण इसमें ठंड के साथ बुखार आता है। प्रभावित अंग लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल, लीवर, स्प्लीन को प्रभावित कर देता है। मलेरिया संभ्रांत काल है 10 से 20 दिन। पायरिया। पायरिया भी परजीवी की वजह से होता है। यह दांतों की जड़ों तथा मसूड़ों की बीमारी है। इसमें मसूड़े में सूजन, रक्त तथा मवाद निकलता रहता है। यह रोग एंटी अमेबा जिंजीवैलिस के कारण होता है। यह पहला अमीबा है जिसका वर्णन मनुष्य के लिए सबसे पहले किया गया। पेचिस, डिसेंट्री। इसे अमीबिएसिस के नाम से भी जाना जाता है। यह बड़ी आंत कोलन का संक्रमण रोग है। इसका वाहक दूषित भोजन व जल है। डिसेंट्री होने का कारण क्या है? डिसेंट्री होने का कारण है दूषित भोजन व जल। इसमें बड़ी आंत में सूजन व दर्द रहता है तथा खून के साथ दस्त आते हैं। यह एंटी अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी के कारण होता है। डिसेंट्री, पेचिस एंटी अमेबा हिस्टोलिका की वजह से होता है और पायरिया एंटी अमेबा जिंजीवैलिस की वजह से होता है। कालाजार। इसमें रुधिर लसिका, प्लीहा तथा अस्थि मज्जा प्रभावित होते हैं। यह रोग मलेरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा पैरासाइटिक किलर रोग है। इसमें तेज बुखार आता है, एनीमिया का डर बना रहता है तथा यकृत में सूजन आ जाता है। इसके परजीवी का नाम लिस्मेनिया डोनावानी है। यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है। लसिका, प्लीहा तथा अस्थि मज्जा इसका वाहक ब्लू मक्खी है। निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। यह रोग ट्रिप्नेसोमा जीनस नामक परजीवी के कारण होता है। लक्षण शरीर में दर्द व कमजोरी, मानसिक निष्क्रियता। प्रभावित अंग मस्तिष्क तथा लसिका ग्रंथि। टैपवार्म या ब्लैडर वार्म। इसे ब्लैडर वार्म के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम कैस्टोडा है। टैपवार्म टीनिया सोलियम की वजह से होता है। टीनिया सोलियम परजीवी की वजह से होता है टैपवार्म। लक्षण उबकाई आना, कमजोरी, दस्त, पेट में दर्द, भूख मर जाना, प्रोटीन व खनिज लवण की कमी। प्रभावित अंग ग्रास नली, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र में विकृतियां और अल्प रक्तता। इसकी उपस्थिति के कई उदाहरण मनुष्य के दिमाग में भी पाए जाते हैं। फाइलेरिया, पीला पाँव। इस रोग को हेल्मिन्थिएसिस समूह का रोग कहा जाता है। इस रोग को हेल्मिन्थिएसिस का समूह कहा जाता है। इस रोग को हेल्मिन्थिएसिस समूह का रोग कहा जाता है। यह रोग फिलेरियोडिया प्रकार के राउंडर वार्म नामक प्रजाति के संक्रमक का परिणाम है। काली मक्खी। यह
काली मक्खी व क्यूलेक्स मच्छरों के कारण फैलता है फाइलेरिया। फाइलेरिया यह क्यूलेक्स मच्छरों और काले मक्खी की वजह से फैलता है। परजीवी बुरारेटिया बैक्टेरियाई प्रभावित अंग पैर व अंडकोश, इसमें पैर मोटे हो जाते हैं जिसे हम हाथी पांव कहते हैं। लक्षण तेज बुखार व अंडकोश में सूजन। डिसेंट्री दस्त। डिसेंट्री दस्त, बड़ी आंत। परजीवी ट्राइकोमोनस होमिनस प्रभावित तंत्र पाचन तंत्र। लक्षण बड़ी आंत में सूजन व दर्द, दस्त का बार बार आना। दस्त छोटी आंत डिसेंट्री। परजीवी आइसोस्पोरा होमिनस प्रभावित तंत्र पाचन तंत्र। लक्षण पेट व छोटी आंत में ऐंठन व दस्त। अब आइए पढ़ते हैं असंक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज असंक्रामक रोग। डिफेक्ट ऑफ विजन, डिजीज ऑफ आई प्लस। दृष्टि दोष, आँखों के रोग। एक, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। प्रभावित अंग है आँखों के सिलपरी मांसपेशी प्रभावित हो जाता है निकट दृष्टि दोष में, मायोपिया में। दूरदृष्टि दोष में प्रभावित अंग है आँख की सिलपरी मांसपेशियां। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं और मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। दृष्टि वैमय में क्या होता है यह समझिए। इस दोष में धुंधला दिखाई देता है। इसका कारण कॉर्निया या लेंस में कमी आ जाना, जिसमें आँख के पर्दे रेटिना पर तीक्ष्ण रूप से आकृति बननी है। देखने में कोई छोटी चीज़ बड़ी दिखाई देती है, बड़ी चीज़ छोटी दिखाई देती है। क्षितिजीय वस्तु फैली हुई दिखाई देती है, खड़ी वस्तु छोटी दिखाई देती है। यह कंजक्टिवा आँखों को बांधकर भी रखता है। 4, कंजक्टिवाइटिस नेत्र शोध। कंजक्टिवाइटिस पिंक आई, इसे पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में कंजक्टिवा आँख की सबसे बाहरी परत तथा पलकों की अंदरूनी परत में दर्द, जलन, सूजन व लालपन का आना कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। डिप्लोपिया। डिप्लोपिया इसमें आँख की मांसपेशियों में लकवा पैरालिसिस हो जाता है। डिप्लोपिया में यह कंजक्टिवा आँखों को बांधकर भी रखता है। यह इस रोग में फैलता है। यह कभी कभी जीवाणु से भी फैलता है। इसके अलावा एलर्जी के कारण भी यह रोग फैलता है। डिप्लोपिया। टेक्निकल टर्म फॉर डबल विजन, मोतियाबिंद किसे कहते हैं। मोतियाबिंद कैटेरैक्ट। इस रोग में आँखों के लेंस के ऊपर सफ़ेदपन, कोहरे जैसा आ जाना कैटेरैक्ट कहलाता है, जिसके कारण पढ़ने में, गाड़ी चलाने में, मुख्य रूप से रात में दिक्कत आती है। लक्षण क्या है मोतियाबिंद का? धुंधला दिखना, रात को देखने में परेशानी आना, पीले रंग का दिखाई देना, दोहरा दिखाई देना। इस रोग को 4 प्रकार में बांटा गया है। देखिए मोतियाबिंद को 4 भागों में बांटा गया है, 4 प्रकार से बांटा गया है। वो क्या है? एक तो उम्र संबंधित कैटेरैक्ट। यह रोग अधिक उम्र के व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है। बी, जन्मजात कैटेरैक्ट। सी, सेकेंडरी कैटेरैक्ट। डी, ट्रोमैटिक कैटेरैक्ट।
ग्लूकोमा। नोट, आँख के पूरे काले भाग को आइरिस कहा जाता है। आँख के पूरे काले भाग को आइरिस कहा जाता है। काले भाग के बीच के भाग को पुपिल कहा जाता है। तो काला वाला भाग आइरिस और उसके अंदर का जो भाग होता है उसे पुपिल कहते हैं। सफ़ेद भाग को एस्केलेरा कहा जाता है। आंसू ग्रंथियां लेक्राइमल ग्लैंड होती हैं। नाइट ब्लाइंडनेस और रतौंधी। निक्टालोपिया, यह रोग विटामिन ए की कमी से होता है। इस रोग में रात में या अंधेरे में या हल्के प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। इसमें आँखों के रेटिना में पाई जाने वाली श्लास्का कोशिका रॉड सेल्स ग्रसित हो जाती है। रेटिना में पाया जाने वाला रॉड सेल ग्रसित हो जाता है। यह श्लास्का कोशिकाएं रॉड सेल्स अंधेरे व उजाले में अंतर करने से संबंधित है। रॉड सेल का मेन काम क्या है? अंधेरे व उजाले में अंतर स्पष्ट करना। रॉड सेल श्लास्का कोशिका विटामिन ए से मिलकर रोडोप्सिन नामक दृष्टिवर्धक विजुअल पर्पल का निर्माण करती है। प्रकाश पड़ने पर यह रोडोप्सिन कैरोटीन तथा प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है और यही अंधेरे व उजाले में अंतर प्रकट करने में सहायक होता है। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, इस रोग को कलर विजन डिफिशियंसी भी कहा जाता है। इसमें रंगों को देखने की क्षमता कम हो जाती है या रंगों में अंतर करने की क्षमता कम हो जाती है। इस रोग में शंकु कोशिकाएं कॉन सेल्स ग्रसित हो जाती हैं। यह कॉन कोशिकाएं रंगों में अंतर करने से संबंधित है। रंगों में अंतर करने की क्षमता के आधार पर इसके निम्नलिखित प्रकार है। यहाँ प्रकारों को समझने से पहले दो बात समझ लीजिए कि कौन सेल शंकु कोशिकाएं रंगों में अंतर करने से संबंधित है और वहीं पर रॉड सेल्स श्लास्का कोशिकाएं सिर्फ और सिर्फ अंधेरे व उजालों में अंतर करने से संबंधित है। तो रॉड सेल और कौन सेल को एक साथ समझिए। अब यहाँ जो निम्नलिखित प्रकार दिए हैं उसको समझिए। टोटल कलर ब्लाइंडनेस, इसे मोनोक्रोमेसी भी कहा जाता है। इसमें कौन सेल्स सही से कार्य नहीं करता, जिसके कारण रंग नहीं दिखते हैं, सब कुछ श्याम सफ़ेद दिखाई देता है। इस रोग में 2 या पूरे 3 कोन पिगमेंट्स नहीं होते। ये 2 प्रकार के होते हैं, रॉड मोनोक्रोमेसी, बी दूसरा कोन मोनोक्रोमेसी। रॉड मोनोक्रोमेसी, इसके होने की संभावना बहुत कम होती है। इसके किसी रंग में फर्क नहीं दिखाई देता इसकी वजह से, तथा दिखाई भी धुंधला देता है। इसके कारण रॉड सेल्स भी ग्रसित हो जाता है। कोन मोनोक्रोमेसी, इसमें पूर्ण रूप से कोई रंग नहीं दिखाई देता है। एक हो गया टोटल कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस। पार्शियल का मतलब थोड़ा ही होता है, आधा होता है, किसी भाग का छोटा हिस्सा होता है पार्शियल, अंश भाग। रेड ग्रीन द्विवर्णता डाइक्रोमेसी, इस रोग में 3 मुख्य या आधार रंगों में से कोई एक रंग की यांत्रिकी कार्य नहीं करती। कहने का तात्पर्य कोई एक कोन पिगमेंट अनुपस्थित होता है। यह डाइक्रोमेसी 3 प्रकार की होती है। एक हो गया प्रोटोनोपिया, दूसरा ड्यूटरनोपिया, तीसरा ट्राइटानोपिया। प्रोटोनोपिया, इसमें लाल रंग का
रेटिनल फोटोरिसेप्टर नहीं होता, जिसके कारण नीले तथा हरे रंग में फर्क करने में परेशानी आती है, क्योंकि पूर्ण लाल रंग नहीं दिखाई देता। देखने में लाल रंग काला या पर्पल दिखाई देता है, जो नीले से मिलता जुलता, या लाल रंग नारंगी, लाल या हल्का पीला रंग दिखाई देता है, जिसके कारण नारंगी, पीला और हरा रंग नीला रेटिनल फोटोरिसेप्टर द्वारा पीला दिखाई देता है। ड्यूटरनोपिया, इस रोग में हरा फोटो रिसेप्टर अनुपस्थित रहता है, जिसके कारण हरा रंग दिखाई नहीं देता। ड्यूटरनोपिया में हरा रंग दिखाई नहीं देता। ट्राइटेनोपिया, यह रोग बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। नीला फोटो रिसेप्टर अनुपस्थित रहता है, नीला हरे जैसा दिखाई देता है तथा नारंगी गुलाबी दिखाई देता है, पर्पल लाल दिखाई देता है। एनामोलस, ट्राइकोमेसी, प्रोटोनोमैली तथा ड्यूटरनोमैली। डाइक्रोमेसी, ट्राइटेनोपिया। बी, ब्लू येलो, एनामोलस ट्राइकोमेसी। इसके अंतर्गत 3 कोन पिगमेंट लाल, हरा, पीला बदल जाते हैं। इसके भी 3 प्रकार होते हैं। प्रोटोनोमैली, डोयोट्रोनोमैली, ट्राइनोमैली। देखिए, प्रोटोनोमैली लाल रिसेप्टर दिखने में दिक्कत होता है, और ड्यूटेनोमैली में हरे रिसेप्टर देखने में दिक्कत करता है, जो लाल व हरे रंग में फ़र्क नहीं बता पाता। और ट्राइनोमैली यह नीले, हरे तथा पीले, लाल, गुलाबी में फ़र्क नहीं कर पाता। नोट: कलर ब्लाइंडनेस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण या अपूर्ण अंशपूर्ण। सामान्यतः अधिक पाया जाता है। पूर्ण की तुलना में इसके प्रकार निम्नलिखित हैं: टोटल कलर ब्लाइंडनेस, पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन में डाइक्रोमेसी और ट्राइकोमेसी, ब्लू येलो में डाइक्रोमेसी और ट्राइकोमेसी, ब्लू ग्रीन ट्राइकोमेसी। 12 में से 1 को कलर ब्लाइंडनेस होता है। 12 में से 1 को कलर ब्लाइंडनेस होता है। 0.5% महिलाओं में होता है, अतः पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम होता है कलर ब्लाइंडनेस। ब्लू ग्रीन ट्राइकोमेसी। आइए अब पढ़ते हैं अदर डिजीज़ के बारे में। अदर डिजीज़, साइज़ोफ्रेनिया यह एक मानसिक दशा है। यह मस्तिष्क का रोग है। इसमें व्यक्ति कल्पना जगत को ही वास्तविक समझता है। गठिया, आर्थराइटिस, यह जोड़ों का रोग है। इसमें जोड़ों में इन्फ्लेमेशन, जलन होती है। इसमें जोड़ों में दर्द, जलन, सूजन होने लगती है। इसका कारण है यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाना। आर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं, जैसे रेमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, गाउट आर्थराइटिस। रहमेटोइड आर्थराइटिस, इस रोग में जोड़ के पास दर्द, जलन, सूजन हो जाती है, जिसके कारण जोड़ द्वारा गति नहीं होती और विकृति होने की संभावना बनी रहती है। यह मुख्यतः उंगली, कलाई, पंजे व टखनों में होती है। ल्यूपस यह रोगग्रस्त व्यक्ति जिसे चमड़ी, हृदय, फेफड़े, गुर्दों, जोड़ तथा तंत्रिका तंत्र का रोग हो, उसे जोड़ों में यह रोग होने की संभावना रहती है, जिसमें जोड़ों में दर्द, जलन व सूजन हो जाती है। गाउट, यूरिक एसिड व यूरिया विकार के कारण जोड़ों में दर्द, जलन व सूजन होती है। इसमें रक्त में यूरिक एसिड तथा यूरिया का स्तर बढ़ जाता है तथा यूरिक एसिड यूरेट क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा हो जाता है। कुल मिला के इसमें एक बात याद रखिए कि गठिया होने का मेन कारण है यूरिक एसिड का शरीर में बढ़ जाना। गाउट आपने पढ़ा। अब यहाँ पर तीसरा, एपिलेप्सी या मिर्गी या जिसे अपस्मार भी कहते हैं, यह एपिलेप्सी तंत्रिका तंत्र की बीमारी है। गाउट जो अभी आपने पढ़ा ही था, यह जोड़ों का
दर्द है यूरिक एसिड व यूरिया विकार के कारण जोड़ों में दर्द, जलन, सूजन होता है। इसमें रक्त में यूरिक एसिड तथा यूरिया का स्तर बढ़ जाता है तथा यूरिक एसिड यूरेटल क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा हो जाता है। कारण संधियों में साइट्रिक अम्ल के क्रिस्टल का जमाव। ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस यह जोड़ का रोग है, यह जोड़ों का ही रोग है। इस रोग में जोड़ के पास के कार्टिलेज या अस्थि का निचला भाग टूट जाता है। यह जोड़ों में दर्द, जलन व सूजन से संबंधित है। इसका सामान्य लक्षण जोड़ों में दर्द व कड़ापन होता है। अन्य लक्षणों में जोड़ों में सूजन, जोड़ों की गति में अवरोध आदि। कारक जो है कार्टिलेज का ह्रास होना। रेमेटोइड आर्थराइटिस। रेमेटोइड आर्थराइटिस इस रोग में जोड़ के पास दर्द, जलन, सूजन हो जाता है, जिसके कारण जोड़ तथा गति नहीं होती और विकृति होने की संभावना बनी रहती है। यह मुख्यतः उंगली, कलाई, पंजे और टखनों में होता है। उच्च रक्तदाब, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन अब क्या है इसको समझिए। धमनियों पर पड़ने वाले रक्त के दाब को रक्तदाब कहते हैं। बाएं निलय के संकुचन व अनुशिथिलन होने पर रक्त धमनियों के रास्ते शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है। उस दौरान रक्त का जो दाब धमनियों पर पड़ता है उसे हम रक्तदाब, ब्लड प्रेशर कहते हैं। रक्तदाब को बाएं निलय के संकुचन व अनुशिथिलन के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है, सिस्टोलिक प्रेशर तथा डायस्टोलिक प्रेशर। हृदय के बाएं निलय के संकुचन के दौरान, संकुचन मतलब सिकुड़ना, बाएं निलय के संकुचन के दौरान जो रक्त का दाब धमनियों पर पड़ता है उसे सिस्टोलिक कहते हैं, जो लगभग 100 से 130 mmHg होता है। और जब बाएं निलय अनुशिथिलन होता है, कहने का तात्पर्य उसमें रक्त भरने लगता है, उस दौरान जो रक्त का दाब धमनियों पर पड़ता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो लगभग 70 से 90 mmHg होता है। अगर सिस्टोलिक प्रेशर तथा डायस्टोलिक प्रेशर अधिक हो जाए तो इसे हम उच्च रक्तदाब कहेंगे। निम्न रक्तदाब, हृदय के बाएं निलय के संकुचन के दौरान जो रक्त का दाब धमनियों पर पड़ता है उसे सिस्टोलिक दाब कहते हैं, जो लगभग 100 से 130 होता है। और जब बायां निलय अनुशिथिलन होता है, कहने का तात्पर्य उसमें रक्त भरने लगता है, उस दौरान जो रक्त दाब धमनियों पर पड़ता है उसे डायस्टोलिक दाब कहते हैं, जो लगभग 70 से 90 होता है। अगर सिस्टोलिक दाब तथा डायस्टोलिक दाब सामान्य से कम हो जाए तो हम निम्न रक्तदाब कहेंगे। इसमें आपको एक बात याद रखना है, वो ये है, सिस्टोलिक प्रेशर उसे कहते हैं जब आपका हार्ट संकुचित होता है, संकुचित होता है और वह संकुचन के दौरान रक्त का दाब धमनियों पर पड़ने लगता है, क्योंकि संकुचन होगा तो अंदर से सारा ब्लड धमनियों की तरफ जाएगा, उसी को सिस्टोलिक कहते हैं। अब देखिए, संकुचित है, सिकुड़ा हुआ है, तो रक्त धमनियों की तरफ चला गया, और वही अगर सिकुड़ना बंद हो जाए और हार्ट के अंदर ब्लड आने लगे, मतलब सिकुड़न अब फैल जाए, उसी को डायस्टोलिक कहते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब रक्त का हार्ट के अंदर आ जाना। तो कुल मिलाकर सबसे पहले होता है डायस्टोलिक, हार्ट सिकुड़ जाता है, और सिस्टोलिक के बाद होता है डायस्टोलिक, जिसमें रक्त हृदय के अंदर भर जाता है और यह सिकुड़ना खत्म होकर यह फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, मतलब अपने सामान्य अवस्था में आ जाता है। इसीलिए सबसे पहले सिस्टोलिक प्रेशर होगा, फिर डायस्टोलिक प्रेशर होगा। सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होता है, डायस्टोलिक प्रेशर कम होता है। बस इसको इतना ही याद रखिए। न्यूरोसिस। न्यूरोसिस
न्यूरोसिस यह मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। तनाव व चिंता के कारण मानसिक रोग का होना न्यूरोसिस कहलाता है। हीमोफीलिया इस रोग में रक्त का थक्का बनने में समय लगता है। छोटे से चोट में भी रक्त अधिक बहता रहता है। मतलब अगर कट जाए फट जाए तो रक्त का थक्का जल्दी से नहीं बन पाता है, बहुत समय लगता है, उसी को कहते हैं हीमोफीलिया। एनीमिया में रक्त बनना ही बंद हो जाता है, मतलब कि रक्त की मात्रा कम हो जाती है। एनीमिया में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। अच्छा, इस लाइन को काट दीजिए, एनीमिया वाला। क्वाशियोरकर यह कुपोषण संबंधित रोग है। यह रोग प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में हो जाता है। 1 से 5 वर्ष के शिशु के आहार में प्रोटीन की कमी से यह रोग होता है। यह रोग ग्रामीण इलाकों में अधिक पाया जाता है, क्योंकि जैसा देखा गया है कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में समय अंतराल कम होता है। इस रोग में सूजन आ जाती है, चमड़ी का रंग बदलने लगता है और चमड़ी फटने लगता है। मतलब कि क्वाशियोरकर रोग जो है गांव में ज़्यादा होता है। मारास्मस नामक रोग भी प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। यह रोग सामान्यतः 1 वर्ष तक के बच्चों में होता है। इसमें बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। बच्चे में सिर्फ चमड़ी व हड्डियां दिखाई देती हैं। टांगों तथा हाथों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। मानसिक वृद्धि रुक जाती है। बच्चों में अतिसार, रक्तहीनता, चेहरे पर आंखों के बीच नीचे काले धब्बे पड़ते, बाल रूखे व पूरे भूरे होकर झड़ने लगते हैं। मांसपेशियों में थकावट रहती है। यह रोग शहरी इलाकों में अधिक पाया जाता है, क्योंकि महिलाएं शिशु को बहुत ही कम दिनों के लिए स्तनपान कराती है। तो देखिए यहाँ पर एक बात है, क्वाशियोरकर रोग गांव में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा तुरंत उसके घर में आ जाता है, जिस वजह से सही समय अंतराल नहीं हो पाने की वजह से उसको सही मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है, एक कारण। दूसरा, मरास्मस शहरी इलाकों में होता है, क्योंकि शहर की महिलाएं अपने बच्चों को बहुत ही कम समय तक स्तनपान कराती हैं। ल्यूकेमिया व अधिश्वेत रक्तता, ल्यूकेमिया तो एक कैंसर भी हो गया। इस रोग में अस्थि मज्जा व अन्य रक्त का उत्पादन करने वाले अंग अधिक संख्या में अपूर्ण व असामान्य ल्यूकोसाइट का उत्पादन करते हैं। अब शरीर में समझ लिए किसी भी चीज़ का अधिक हो जाए तो वहाँ ल्यूकेमिया का कंडीशन है, मतलब कैंसर। जड़ मानवता या क्रेटिनिज्म, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का कम स्राव होने के कारण यह रोग होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन से कम स्राव होने की स्थिति में हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। यह रोग बच्चों में अधिक होता है। इसमें शरीर छोटा, मानसिक विकार, अस्थियों का दुर्विकास तथा कम चयापचय का होना आदि आता है। मिक्सोडिमा वयस्क व्यक्तियों में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के कम स्राव होने के कारण यह रोग होता है। इस स्थिति को हाइपोथायरॉयडिज्म भी कहते हैं। इसके कारण चयापचय की क्रिया धीमी हो जाती है, मोटापा बढ़ जाता है, चमड़ी सूखी, होठ तथा नाक में सूजन, आलस आने लगता है, दिमाग के कार्य करने की गति धीमी हो जाती है और जुबान लड़खड़ाने लगता है। इसी को मिक्सोडिमा कहते हैं। टिटैनी, यह पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन टिटैनी, जब पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पैराथायरमोन क्या लिखे हुआ है, टिटैनी, यह पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पैराथाइमोन का स्राव कम हो जाता है, जिसके कारण रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। इस स्थिति को हाइपोक्लेसेमिया कहते हैं। इस स्थिति में टिटैनी रोग हो जाता है। इस रोग में मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं और कंपन होने लगता है।
ऑस्टिटाइट्रिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ऑस्टिटाइट्रिस फाइब्रोसा सिस्टिका थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पैराथार्मोन का स्राव सामान्य से अधिक हो जाता है। इस स्थिति को हाइपरक्लेसेमिया भी कहते हैं। इस स्थिति में हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने लगती है और जिससे हड्डियों में गांठ पड़ने लगती है। इस स्थिति को ऑस्टिटाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका कहा जाता है। यहाँ पर देखिए हाइपोक्लेसेमिया का कंडीशन क्या है। हाइपोक्लेसेमिया का कंडीशन कहता है कैल्शियम की रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाना। रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाना हाइपोक्लेसेमिया कहलाता है। और यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न है, इस दोनों को एक बार देख लेंगे क्योंकि वहाँ पर रक्त में कह रहा है कैल्शियम की मात्रा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पैराथार्मोन का स्राव कम हो जाता है जिसके कारण रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाने की स्थिति को हाइपोक्लेसेमिया कहा गया है। इसी स्थिति में टिटेनी हो जाता है। यहाँ पर दूसरी ओर यह भी दे रहा है कि पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन पैराथार्मोन का स्राव सामान्य से अधिक हो जाता है। इस स्थिति को हाइपरक्लेसेमिया, देखिए हाइपरक्लेसेमिया और हाइपोक्लेसेमिया दो अलग चीज़ है। सॉरी। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ को समझ लीजिए, जैसे कि ऊपर दिया हुआ है कि पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पैराथार्मोन का स्राव कम हो जाता है जिसके कारण रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है। इस स्थिति को हाइपोक्लेसेमिया कहते हैं, हाइपो। और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पैराथार्मोन का स्राव सामान्य से अधिक हो जाए, कम हो जाए तो हाइपोक्लेसेमिया, और रक्त स्राव में अधिक हो जाए तो हाइपरक्लेसेमिया कहते हैं। इस स्थिति में हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने लगती है और जिससे हड्डियों में गांठ पड़ने लगती है। इसी स्थिति को ऑस्टिटाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका कहा जाता है। घेंगा, ग्वाइटर। साधारण शब्दों में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का बढ़ जाना घेंगा कहलाता है जिसके कारण गला आगे की ओर लटक जाता है। कारण थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन का उत्पादन आयोडीन के कारण होता है। अगर शरीर में आयोडीन की मात्रा कम हो जाए तो थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती है या कम मात्रा में करती है, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप यह अपना आकार बढ़ा लेती है, जिसे हम घेंगा रोग कहते हैं। डायबिटीज, मधुमेह। रक्त में शुगर की मात्रा का बढ़ जाना डायबिटीज कहलाता है। कारण हमारे शरीर की ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड व एक्सोक्राइन ग्लैंड का कार्य करती है उसे हम अंगनाशय कहते हैं। इस ग्रंथि से बाह्यस्रावी के रूप में जठर रस पैनक्रियाटिक जूस स्रावित होता है। जठर रस से 3 एंजाइम प्राप्त होते हैं जिनके नाम अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन हैं। यह तीनों एंजाइम छोटी आंत के ड्यूडेनम में जाकर मिलते हैं। यह क्रमशः अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज वसा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत अंगनाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं से इंसुलिन नामक हार्मोन सीधा जाकर रक्त में मिलता है। इंसुलिन शरीर द्वारा उत्पादित हार्मोन होता है। इंसुलिन शरीर द्वारा उत्पादित हार्मोन होता है जो वस्तुतः प्रोटीन होता है। इसे भोजन द्वारा नहीं लिया जा सकता क्योंकि यह
भोजन के द्वारा रक्त तक नहीं पहुंच पाता, इसे सीधा रक्त में पहुंचाना होता है। इसके लिए कृत्रिम तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे इंजेक्शन या भाप के द्वारा इसे लिया जाता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसी स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। इस स्थिति को हम हाइपरग्लाइसेमिया भी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए तो परिणाम स्वरूप शुगर की मात्रा कम हो जाती है। देखिए, एक बात समझिए, इंसुलिन अगर बढ़ रहा है तो शुगर का मात्रा कम हो जा रहा है, इसको हम कहते हैं हाइपोग्लिसेमिया। जब पेनक्रियास से उत्पादन होने वाले इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो स्वतः रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे डायबिटीज हो जाता है। इसलिए इंसुलिन को एंटी डायबिटिक हार्मोन भी कहा जाता है। नोट: इंसुलिन रक्त से जाकर कोशिकाओं में ऊर्जा के स्रोत इंसुलिन रक्त से जाकर कोशिकाओं में ऊर्जा के स्रोत एटीपी का तोड़ स्प्लिट कर एडीपी प्लस आईपी का तोड़ स्प्लिट कर ऊर्जा एनर्जी बनाने में सहायता करता है। अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो तो ग्लूकोज की खपत ऊर्जा बनाने में नहीं हो पाती और रक्त में ग्लूकोज भ्रमण करता रहता है। इसी को डायबिटीज कहते हैं। इंसुलिन को क्रोमियम नामक खनिज लवण तथा विटामिन डी प्रभावी बनाता है। अगर क्रोमियम या विटामिन डी की कमी हो जाए तो स्वतः ही डायबिटीज जन्म ले लेता है। इंसुलिन का सेवन भोजन से या मुंह के द्वारा लाभ नहीं होता, क्योंकि हमारी पाचन नलियां इसका उपयोग खुद कर लेती हैं, वह रक्त तक नहीं पहुंच पाता। इसे सीधा रक्त में पहुंचाना होता है। इसके लिए कृत्रिम तरीका अपनाए जाते हैं, इंजेक्शन के द्वारा, भाप के द्वारा आदि तरीके से। यहाँ पर कुछ विटामिन दिया हुआ है जिनकी वजह से बीमारी हो जाता है, जैसे विटामिन 1 की कमी से बेरी, विटामिन 2 की कमी से किलोसिस, विटामिन एच की कमी से बालों का झड़ना, चर्म रोग, B3 की कमी से पेरेग्रा, विटामिन सी की कमी से एनीमिया, B3 की कमी से चर्म रोग, सफ़ेद बाल, सी की कमी से स्कर्बी, ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, डी की कमी से रिकेट्स और बच्चों में होता है, और प्रौढ़ अवस्था में विटामिन डी की कमी से ऑस्टोमलेशिया होता है। विटामिन ई की कमी से एंटी स्टेरिलिटी, प्रजनन क्षमता संबंधी बीमारी हो जाता है। विटामिन ए की कमी से सिर्फ और सिर्फ नाइट ब्लाइंडनेस ही नहीं होता है बल्कि मोतियाबिंद भी होता है। विटामिन B6 की कमी से सिर्फ एनीमिया ही नहीं होता है, डर्मेटाइटिस भी हो जाता है। यहाँ आपको समझना है कि स्वास्थ्य व चिकित्सा संबंधी कुछ आविष्कार किए गए हैं, उसके बारे में कि कौन कौन आविष्कारक हैं। जैसे विटामिन के बारे में यहाँ पर पढ़ लीजिए कि विटामिन का खोज कासिमिर फंक ने किया था। बी का खोज AB मैकुलन ने, B1 का खोज कासिमिर फंक ने, B3 का कोनाल्ड ने, विटामिन B9 फॉलिक एसिड का खोज जो है वह किया था आपका येलेप्रगड़ा सुब्बाराव ने, विटामिन डी का हॉपकिंस, होम्योपैथी का खोज हैनीमैन ने किया था। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टर लिलेहर, प्रथम परखनली शिशु एडवर्ड एंड स्टेप्टो एंटीजन लैंडस्टीनर, डायबिटीज बेंटिक ने खोजा था। पोलियो वैक्सीन जॉन ई साल्क ने खोजा था। जीवाणु लिवेन हॉक ने खोजा था। RNA जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्क ने खोजा था। मलेरिया रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। विटामिन ए मैक्यूलन, विटामिन सी हॉलकट, हृदय प्रत्यारोपण पहली बार क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का खोज आइनियो वन ने किया। इंसुलिन का बेंटिक ने किया। चेचक का
टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया। तपेदिक का जीवाणु का खोज रॉबर्ट कोच ने किया। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। बीसीजी का खोज कॉलमेट यूडी कॉलमेट ने किया। रक्त परिवर्तन का काम जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। डीएनए की खोज का काम जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया। पैचिस तथा प्लेग का खोजने का काम जो है किटाजा टूज ने किया। रक्त परिसंचरण का तो आप पढ़ ही चुके हैं कि विलियम हार्वे ने किया था। अच्छा, इसको एक बार सही तरीके से अरेंज करके दिया हुआ है लूसेंट में, उससे याद कर लें।